अभी मुझे बताएं, वॉइस क्लियर है? हम कहाँ पे थे? एब्डामिनल रीजन। और ये आप लोगों ने सुना, एब्डामिनल रीजन, ओरल रिहाइड्रेशन, साल्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी तक सुना? ओके। एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक जो है एक पर्पस है। उसमें हम डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक है, नेरो है, मलफार्म्ड है। देन एंजियोप्लास्टी फिर उसका रिपेयरमेंट है। इट इज अ मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है। तो सर्जरी करके उसे वहां से रिपेयर करके ओपन किया जाता है, या फिर नेरो है तो उसको वाइड किया जाता है। ये एंजियोप्लास्टी एक मेडिकल प्रोसीजर है। और एंजियोग्राफी जो है वो इमेजिंग और डायग्नोस्टिक पर्पस है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ORS से पूछा गया है, फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये हम घर पे कैसे बना सकते हैं? तो वो 1 लीटर वाटर लेंगे, 6 टीस्पून उसमें शुगर और हाफ टीस्पून उसमें साल्ट मिलाएंगे, बन जाए। देन क्वेश्चन है एब्डामिनल रीजन्स, नेम द एब्डामिनल रीजन्स। अगर पूछता है कि हाउ मेनी एब्डामिनल रीजन्स, तो आप बताते कि 9 है। अब 9 वो जो है वो कौन से हैं? आप इसे 3 में डिवाइड करें, सेंट्रल, राइट एंड लेफ्ट। सेंट्रल में फर्स्ट एपिगेस्ट्रिक, देन अम्बलाइकल, उसके बाद अम्बलाइकल के बाद बिलो हाइपोगेस्ट्रिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, हाइपर का अबो। तो एपी, एपी मीन्स हाइपर, अबो। ठीक है। लेफ्ट और राइट में सिर्फ लेफ्ट और राइट लगाना है। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन लेफ्ट, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन राइट, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट इलियक, राइट इलियक। 9 रीजन्स जो है एब्डामिन के। उसके बाद क्वेश्चन है डायरिया। तो अकॉर्डिंग टू WHO, लूज वाटरी स्टूल passed frequently more than 3 times in a day is known as or is called diarrhea. Dysentery then. Dysentery is an infection of intestine resulting in severe diarrhea with the presence of blood in stool. आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे कहें कि डायरिया कैन बी डिफाइंड एज presence of blood in stool. ठीक है। इट इज अ सिवियर टाइप ऑफ डायरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल। ओके। देन व्हाट इज डिहाइड्रेशन? अगर डिहाइड्रेशन पूछे, when the body loses more fluid than it takes in acting normal function। बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए जितना फ्लूइड चाहिए, वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा वो एक्सक्रिएट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, इन सेंस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन में, इन सेंस ऑफ स्टूल में, इन सेंस ऑफ परस्पायरेशन। डिहाइड्रेशन 3 कंडीशंस में, तीनों में हो सकती है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन काजेस परस्पायरेशन, ज्यादा पसीना आए गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक हो जाए, और डायरिया मोशंस में जो है वो लॉस हो जाए, या फिर ऐसा हो कि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की फ्लूइड की वो उसको ना मिले, इनटेक जो है वो कम हो जाए, इनटेक को बंद कर दें, और जो है वो लॉसेस कंटिन्यूअस रहे, तो देन इस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब डायरिया भी हो गया, डिहाइड्रेशन। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है। तो डायरिया को हमने डिफाइन कर लिया, डिहाइड्रेशन को भी कर लिया। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो मेनली डायरिया में डिहाइड्रेशन को कवर किया जाता है। रिप्लेस करेंगे, जो डिहाइड्रेशन हो गई है अल्टीमेटली डायरिया स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट फिर क्या होना चाहिए? डिहाइड्रेशन को करेक्ट करें। डिहाइड्रेशन को कैसे करेक्ट करेंगे? अगर पेशेंट को वोमिटिंग भी हो रही है, तो IV फ्लूइड के थ्रू डिहाइड्रेशन को रिकवर करेंगे।
अगर वोमिटिंग नहीं है, पेशेंट का इंटेक ठीक है, तो फिर हम ओआरएस के थ्रू, मींस ओरल इंटेक के थ्रू, ओरल इंटेक के जो फ्लूइड देंगे हम, उस फ्लूइड के थ्रू डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली डायरिया करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या देंगे हम? ओआरएस देंगे। अगर आईवी पे दे रहे हैं तो हम रिंगर लैक्टेट आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। और उसके अलावा एक टर्म यूज होता है ब्रेड डाइट, मींस बनाना, राइस, एप्लॉयस, टोस्ट और ब्रेड। तो उसमें क्या देंगे? एक तो लिक्विड डाइट देंगे, उसमें राइस, बनाना, ये चीजें देंगे। मेनली हमें करेक्ट क्या करना है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली डायरिया जो है वो करेक्ट हो जाएगी। देन क्वेश्चन है व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आपको नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके जो 5 कंपोनेंट थे उनको भी। नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्न टू क्लाइंट। सिंपल वर्ड्स में नर्सिंग डायग्नोसिस कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्न टू क्लाइंट। बाकी आप जिस तरीके से भी उसका जवाब देते हैं उसकी मीनिंग वही हो, तो सेम। नर्सिंग प्रोसेस के 5 कंपोनेंट होते हैं, वो चैट में मुझे बताएं जिसको याद है। अच्छा, सबसे पहले 3 कंपोनेंट थे, फिर 4, देन फाइनली नंडा ने जो अभी स्टैंडर्डाइज दिए हैं वो 1974 के बाद, वो कितने हैं? 5। तो 5 जो है ये थोड़ा ज़हन में रख ले। और नंडा का फुल फॉर्म, ये भी अब जो एडवांस जब स्टडी कर रहे हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट आप नर्सिंग में और इनमें पढ़ाए जाते हैं। वेरी गुड। सवेरा असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन। फाइजा 6 कंपोनेंट्स ऑफ पीएनसी। 6 कौन सा ऐड किया है? आप तो ऐड कर दें, इसमें लिख दें पूरे। वैसे स्टैंडर्ड जो है वो 5 है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे पहले जो 3 दिए गए थे वो कौन से थे? इन 5 में से 3 कौन से थे जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था नर्सिंग प्रोसेस? उसमें 3 कंपोनेंट थे। फाइजा प्लीज एड 6 कंपोनेंट। 6th कंपोनेंट क्या है? क्योंकि मेरी नॉलेज में भी नहीं है, तो उसमें ऐड हो जाएगा। हम सीखते हैं एक दूसरे से। काफी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें पता ना हो, वो आपको होंगी, जो जिसने पढ़ी होंगी, तो वो ऐड किया करें, तो बाकी लोग भी उसमें से फायदा ले सकें। जिस चीज को आपने लिखा है नर्सिंग इंटरवेंशन, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। प्लानिंग, असेसमेंट। असेसमेंट के बाद जो है सीक्वेंस को याद कर ले। असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस होगा। फायजा, डायग्नोसिस, असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस होगा, और प्लानिंग जो है बाद में होगी, क्योंकि डायग्नोस करेंगे तो प्लान करेंगे, और प्लान करेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको एवेल्युएट करेंगे। अगर 6 है तो वो मेंशन कर दें, क्योंकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। बाकी आप जो है अपने जवाब के लिए 5 याद करें, क्योंकि स्ट्रोजर जो नंडा का है, कोई यहाँ पे बताएगा कि नंडा का फुल फॉर्म क्या है? कोशिश करें जब चीजें पूछी जाए तो आपके जहन में है वो बताएं, सर्च करके नहीं भेजा करें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आप किसका? नंडा का फुल फॉर्म बताना।
डिविजन्स इन सिंध। डिविजन्स अगर पाकिस्तान की पूछी जाए तो पंजाब की 10 डिविजन्स हैं, बलूचिस्तान की 8 हैं, सिंध की और केपीके की 7-7 है। ठीक है, पंजाब की, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वो सिंध रिलेटेड पूछते हैं, और ये भी उसी पूछा है, बाकी चीजें हम उसमें जीके वाले पोर्शन में वो भी करवाएगा सर। तो डिविजन्स जो है वो सिंध में 7 हैं। पहले 6 डिविजन्स होती थी, आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको 6 मिलेंगी, मगर ये 7वीं जो है वो उन्होंने ऐड की थी, बम्भोर। बम्भोर में फिर सिजावल, ठट्टो, बदीन और वो जो है डिस्ट्रिक्ट्स इसमें बम्भोर में ऐड किए गए। तो कराची, लारकाना, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद एंड बम्भोर, देयर आर 7 डिविजन्स इन सिंध प्रोविंस। अगर देखें डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध, तो पहले 29 थे, अब 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2023 सेंसस। एंड पहले जो तालकाज थे, तहसील थे, वो 138 थे, और अब 2023 के बाद 150 तहसील से हैं। इसी तरीके से अगर आप सेंसस में देखेंगे कि यूनियन कौंसल्स कितनी है, तो वो 1100 प्लस हैं। ये बाकी इस पोर्शन को हम डिटेल में सिंध स्टडीज में करेंगे। ये सिर्फ मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन प्रीवियस इंटरव्यू। क्लेफ्ट लिप एंड इट्स सर्जरी। तो क्लेफ्ट लिप जो है वो एक फिशर है, मींस फिशर क्या होता है, किसी भी ब्रेक आ जाए किसी भी कंटिन्यूटी में, जो कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है वो मसल की, बोन की और इनमें, तो उसमें फिशर, फिशर मींस ब्रेक इन अपर लिप, दैट इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द लिप, फीटल लिप, जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है। ठीक है, वो फ्यूज नहीं होते दोनों टिश्यू, और उनमें वो ब्रेक जो है, वो क्रैक जो है वो रह जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्लेफ्ट लिप। अच्छा, अगर इससे पूछा जाए कि ये कब होता है, तो ये ग्रोथ डिफेक्ट है। जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी ग्रोथ के दौरान 35 डेज का जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसमें जो है वो ग्रोथ जब होना शुरू हो जाते हैं टिश्यूज की, तो उसमें जीन में डिफेक्ट रह जाता है। वो डिफेक्टिव जीन जो होती है वहां एवरी जीन एक्सप्रेशन जो करती है वो अपने स्पेसिफिक आर्गान के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। तो फीटल एज होती है उसमें ये रह जाती है एबनॉर्मलिटी। इसकी जो सर्जरी उसने पूछी है कि क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है, उस सर्जरी के थ्रू इसको रिपेयर किया जाता है। एक होता है क्लेफ्ट लिप, दूसरा होता है क्लेफ्ट प्लेट। ठीक है, तो इसकी जो सर्जरी होती है वो होती है चीलोप्लास्टी, द करेक्शन सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट लिप इज चीलोप्लास्टी। टाइप ऑफ सुचर्स व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सुचर्स एक तो हमारे ज्वाइंट हैं। ठीक है, ज्वाइंट जो स्कल के ज्वाइंट हैं, खोपड़ी के जो ज्वाइंट हैं उनको बोलते हैं सुचर, इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो। ठीक है, तो ज्वाइंट पे बात हो गई कि ज्वाइंट, फिर मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, साइनोवियल फ्लूइड जो इसमें ज्वाइंट्स में होता है, वो से फ्रिक्शन से बचाता है। तो यहाँ पे स्विचर की जब बात आई है, तो यहाँ पे स्विचर का मतलब है वो स्विचर जो ड्यूरिंग सर्जरी यूज होते हैं। स्किन स्विचर जो थ्रेड होता है वो, नायलॉन, पॉलीग्लाइकोलाइड, केटगट,
करंटली जो सबसे ज्यादा स्विचर यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो होते हैं केटकट, एब्जॉर्बेबल होते हैं। पॉलीग्लाइकोलाइड्स जो होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रीवियसली बदीन हैदराबाद डिवीजन में कायनात आता था। अब जो बम्भोर को बनाया है तो वो बदीन जो है ठट्टा बदीन सिजावल उसमें दिए गए हैं। इतने डिटेल क्वेश्चन आते नहीं जी कि आप सारे इनके बताएं। मगर आप सब जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिवीजन, उस डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज है, कोई कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है प्रोमिनेंट, ज्यादा जो फेमस है वो, उसके तालकास, उसकी यूनियन कौंसिल, पर्सनालिटीज उस डिस्ट्रिक्ट की, कल्चरल हेरिटेज कोई प्लेस है वो, ये थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जो है जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है। ये सबका नहीं पूछते कि एक बंदा वो कराची का है तो उससे पूछें कि कश्मीर का बताओ। ऑलमोस्ट इंटरव्यूअर जो है वो उसका अपना जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट आर द फेमस प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट आर द पर्सनालिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। व्हाट इज द करंट डीएचओ, एमएस, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी। तो ये थोड़ी सी अपने डिस्ट्रिक्ट की, जिसका जो डिस्ट्रिक्ट हो उसकी इंफॉर्मेशन जरूर याद करें। देन पूछा गया व्हाट टाइप्स ऑफ डायबिटीज mellitus। मोस्टली देर आर टू कॉमन जो है वो इसकी डायबिटीज mellitus की टाइप है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। देन जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus, डायबिटिक इंसिपाइडस जो है, चार जो है कॉमनली आती है, उसमें से दो जो मोस्टली कॉमन है वो टाइप टू टाइप्स, टाइप वन डायबिटीज mellitus जिसको ज्वाइनल डायबिटीज mellitus भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स डिफेक्ट जो होता है, जो एबनॉर्मलिटी होती है वो पेनक्रियाज में होती है। पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो पेशेंट को जरूरत पड़ती है इंसुलिन की इंजेक्शन की। ठीक है। दूसरी टाइप जिसे हम कहते हैं टाइप टू और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, उसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है मगर सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंट होती है। सेल पे जो, इसमें कंडीशन क्या होगी, हाइपरग्लाइसीमिया, जो जितनी भी डायबिटीज mellitus है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या क्या होगा, जो ग्लूकोज लेवल जितनी भी हम इनटेक करेंगे वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करेगा, एक्सेसिवली सर्कुलेट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में एक तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो उस वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाएगा क्योंकि कोई स्टोर करवाने वाला नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है, सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंट है, इंसुलिन जो है वो स्टोर नहीं हो, ग्लूकोज जो है वो स्टोर नहीं हो रहा। स्टोर होगा तो ब्लड में जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना होगा, उससे ज्यादा जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो वो उसमें फिर हाइपोग्लाइसमिक पिल्स मींस टेबलेट फॉर्म पे पेशेंट को रखना। तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर्स को होता है, और जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है तो उसका वो रिलीव हो जाती है। डायबिटीज इंसिपाइडस जो है एक्चुअली वो डायबिटीज इंसुलिन की और पेनक्रियाज की वजह से नहीं होती, मगर उसमें एटीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से डाइल्यूशन हो जाती है। और यूरेन जो है पेशेंट एक्सेसिवली, क्योंकि इसमें हमने पढ़ी थी थ्री पीस, एक्सेस पोली यूरिया, तो उसमें पोली यूरिया की वजह से जैसे ही बर्निंग होगी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होंगे, यूरेन ज्यादा पास करेगा पेशेंट, तो जाहिर है उसे हंगर भी लगेगी, तो पोली फेजिया भी होगा। और यूरिन बार बार होगा पेशेंट को, डाइल्यूशन होगी,
तो फिर उसको पोली डिप्शिया, प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो उन साइन के बुनियाद पे उसको, अगर उससे पूछा जाए आपसे कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं इसमें, तो थ्री पैथीज। ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट एक्चुअली ब्लड टेस्ट है। उसमें क्या करते हैं, उसमें देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का रेशो। अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है प्रॉपरली नॉर्मल रेशो में, इट मींस इट्स ओके। अगर उसका रेशो जो है ग्रेटर है, तो मींस ब्लड में जो है डिस्ट्रक्शन है, ब्लड क्लॉट जो है नहीं हो रहा, और जो ब्रेक डाउन ऑफ दी प्लेटलेट्स हैं वो ज्यादा है। अगर ज्यादा क्लॉट हो रहा है ब्लड, तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। इन सम कंडीशंस वो ब्लड ज्यादा क्लॉट होता है तो उसे ब्लड थिनर्स दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है स्प्लीन पे। तो स्प्लीन हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो लोकेट करता है लेफ्ट साइड पे, और वो उसके स्प्लीन जो है उसके दो पल्प होते हैं, राइट पल्प और रेड पल्प। राइट पल्प जो होता है हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, और रेड पल्प जो है वहां पे डेड ब्लड सेल जो होते हैं, ग्रेवयार्ड जो है वो रेड ब्लड सेल का है। रीजन हमने पढ़े, हाइपोकोंड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लोकेट करता है, स्टमक से थोड़ा बिलो, वहां तक उसका जो है पल्प आता है। और इसकी अगर आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर। इसका वेट अबाउट 200 ग्राम होता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे पूछा गया था वेट ऑफ स्प्लीन, टेल मी द वेट ऑफ स्प्लीन, व्हाट इज द वेट ऑफ स्प्लीन, इस तरीके से। तो ये अबाउट 200 ग्राम इसका वेट होता है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है मल न्यूट्रिशन, व्हाट इज मल न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन में, अच्छा पहले एक आप लोगों के शायद क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि माल न्यूट्रिशन क्या है, तो वो कहता है कि डिक्रीज हो जाती है न्यूट्रिशन की अमाउंट इनटेक, और उसकी वजह से बीमार। तो इसमें अगर एक्सेसिव हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, न्यूट्रिशन की क्वालिटी और क्वांटिटी इन बोथ, बॉडी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को मीट ना करे। अब किसी का वेट ज्यादा है, ओवर वेट और लोअर वेट, ठीक है, वेट ज्यादा हो उसका या फिर वो कम हो, तो दोनों कंडीशन में उसको आप malnutrition कहेंगे। देन व्हाट इज गोबी, द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोबी। एक तो गोबी डिजर्ट है जो चाइना में है, ठीक है। यहाँ पे GOBI, गोबी जो मेडिकल रिलेटेड टर्म है, वो यूनिसेफ ने बनाया था, WHO वालों ने। उसमें ग्रोथ, G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एंड I फॉर इम्यूनाइजेशन। जो बच्चों की यूनिसेफ ने स्टैंडर्ड रखा कि प्रॉपर ग्रोथ हो उसको मॉनिटर किया जाए, ओरल रिहाइड्रेशन उसको प्रॉपर रिहाइड्रेट किया जाए इन केस ऑफ दी डिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर उसकी बच्चे की हो, और इम्यूनाइजेशन। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा टर्म उस पर काम करना शुरू किया WHO ने, गोपी FFF, FFF। उसका जो FF था, फीमेल एजुकेशन, अगर मदर एजुकेटेड होगी तो बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी और उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराएगी, ठीक है। सोसाइटी में जो है वो बेहतरी आएगी। बच्चा जब मदर एजुकेटेड होगी तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। तो फीमेल एजुकेशन को